अब हम बात करें सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर गैस का सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहली चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड मींस गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में, जब किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा नेचर ऑफ गैस। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कैसे गैस की नेचर को की वजह से बदलती है, तो उसमें हम बात कर रहे हैं दोज गैसेस व्हिच आर इजीली लिक्विफेबल आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड देन लेस लिक्विफेबल गैस। मींस वो गैस जिसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, जिसको हम इजीली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी सोल्युबिलिटी किसी लिक्विड में ज्यादा होगी उस दूसरी गैस जिसकी सोल्युबिलिटी या लिक्विफेबिलिटी कम है। जैसे जो गैस होती है उनके पार्टिकल्स को जो हम क्लोज लाते हैं लिक्विफाई करने के लिए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही उसकी सोल्युबिलिटी किसी लिक्विड में ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगी, और अगर उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी। दूसरा फैक्टर आता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की नेचर का गैस की सोल्युबिलिटी पे कैसे फर्क पड़ता है। कुछ गैसेस जो होती हैं जिनको हम वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक कर जाती हैं। तो जो गैसेस इजीली अपने आयंस में ब्रेक कर जाती हैं ऑन डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट हैव हायर सोल्युबिलिटी देन अनदर गैसेस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि वीक एसिड होता है, लेकिन वो फिर भी अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में। तो आयंस में ब्रेकडाउन होने की वजह से इसकी सोल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने आयंस में, या कोई ऐसी स्पीशीज जिसमें वो आयंस में ब्रेकडाउन होता है नहीं बनाते, इसलिए उनकी सोल्युबिलिटी कम होगी। ऐसे ही और बेटर एग्जांपल ले सकते हैं हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको गैसेस स्टेट से अगर लिक्विड स्टेट में वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में इसका ब्रेकडाउन होता है, तो इसकी सोल्युबिलिटी वाटर में एज कंपेयर टू अदर गैसेस व्हिच डज नॉट फॉर्म आयंस इज ग्रेटर देन दोज गैसेस व्हिच डज नॉट फॉर्म आयंस। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स डिक्रीजेस, और वी कैन से इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स डिक्रीजेस। तो उसकी वजह से सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। नेक्स्ट फैक्टर आता है प्रेशर। तो जो हम किसी गैस पे का प्रेशर बढ़ाते हैं उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है। इसको एक्सप्लेन किया था हेनरी ने, उसी के नाम के बेस पे हेनरी लॉ, जो क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर लिक्विड is directly proportional to pressure of gas above the liquid। means कोई गैस सपोज हम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसकी सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर उतनी ही ज्यादा होगी। मींस अगर हम मैथमेटिकली इसी हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करें, अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड M is directly proportional to pressure of that gas above the liquid। तो M is equal to Kp। यहाँ पे हमारा K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसी की अगर दूसरी स्टेटमेंट की बात की जो हेनरी लॉ का अनदर वर्ड्स में कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस अबव द लिक्विड
is directly proportional to mole fraction of that gas in solution. तो P is directly proportional to X और P is equal to KHX, where KH is equal to Henry constant और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे। तो यहां से अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, P is equal to KHX और हमारा सेम राउस लॉ था PI is equal to P नॉट I X। तो यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का डिफरेंस है। तो सेम अगर हम चेंज कर दें तो हेनरी लॉ बिकम्स राउस लॉ बिकम्स हेनरी लॉ, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि राउस लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। इसी को मैं यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू गिब्स ड्यूरम मॉडुलस इक्वेशन d log p1 upon d log x1 minus d log p2 d log x2 is equal to 0। यहाँ पे p1 और p2 हमारे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ p1 सॉल्वेंट, p2 सोल्यूट, मीन सोल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर p2, सोल्वेंट का p1, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसको अगर हम अज्यूम करें कि जो हमारा सोल्यूट है वो हेनरी लॉ को ओबे कर रहा है, तो P2 is equal to KH, X2 जो हमारा हेनरी लॉ है वो स्टेटमेंट जाएगी। तो यहाँ से X2 is equal to 1 upon KH, P2 और 1 upon KH को हम इक्वल टू रखें K डैश से अनदर कांस्टेंट। अगर हम इस इक्वेशन का लॉग लें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी log x2 is equal to log k डैश प्लस log p2। और इस इक्वेशन का अगर हम डिफरेंशिएशन लें तो d log x2 is equal to, this is constant so becomes 0 plus d log p2 means d log x2 is equal to d log p2 और d log p2 upon d log x2 becomes equal to 1। इसी तरीके से अगर हम ये सोल्यूट के साथ सॉल्वेंट को भी हम अज्यूम करें कि हेनरी लॉ को फॉलो कर रहा है तो इक्वेशन हमारी सेम इसी टाइप से बनेगी। और अगर हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लें और उसको एंटी लॉग लें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी P1 is equal to KX1, जो कि सेम हमारी हेनरी लॉ की इक्वेशन बन रही है, जिसको हम तो ये कंडीशन हमें एक्सप्लेन कर रही है कि हेनरी लॉ ओबे राउस एनी सॉल्यूशन ओबे हेनरी लॉ with a certain range of concentration if the solvent obeys Raoult's law over the same range of concentration। तो ये बात होगी हमारी हेनरी लॉ एंड रिलेशन ऑफ हेनरी लॉ विद राउल्ट्स लॉ। अब हम बात कर रहे हैं हेनरी लॉ के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स।